नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें के 12 अंक आप पहले ही सुन चुके हैं। इसका 13वां अंक हम आज सुनेंगे, जिसे लिखा है सुश्री उषा प्रियमवदा जी ने। तो सुनना प्रारंभ करें। सुबह से घर में बड़ी सरगर्मी रही। भौरी हॉस्टल की एक और नौकरानी के साथ सफाई में लगा दी गई। फर्श धुले पूछे। कमरे में नरगिस के फूलों का गुलदस्ता लगाया गया। क्या चीजें घर पर बनी, क्या बाजार से आए, इस पर वाद विवाद हुआ। सुषमा के पास बर्तन कम थे। उसने स्लिप लिख मीराधर के पास भेजी और बर्तन लेकर वह स्वयं आ पहुंची। उन्हें माँ की हाँ में हाँ मिलाते देख सुषमा को चैन मिला और वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली गई। उसके लौटने तक सब तैयारी हो गई थी। मीराधर ने निरुपमा को तैयार कर बंगाली जूड़ा बांध दिया था। सारे बर्तन धुले धुलाए रखे थे। चपरासी खाने की चीजें बाजार से ले आया था। अम्मा ने भी स्वयं काले जरी किनारे की शांतिपुरी साड़ी और गले में सोने की दोहरी जंजीर पहनी थी। सुषमा आकर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर उसे बताया कि हॉस्टल की किसी छात्रा के अभिभावक उससे मिलना चाहते हैं। नीरू को कौन सी साड़ी पहनाई जाए, इसको बीच में ही छोड़ सुषमा उनसे मिलने चली गई। उसने काफी देर सिर खपाने के बाद जब वह आई तो उसने देखा कि अम्मा ने नीरू को नील की लाई हुई साड़ी पहना दी है। सुषमा को अम्मा की यह बात बिल्कुल भली न लगी। एक बार पूछ तो लेती। सुबह से काम करते करते उसका सिर दुखने लगा था। अम्मा की लगातार मीन मेख निकालने की आदत से उसे बड़ी खिजलाहट हो रही थी। अम्मा, नीरू को यह साड़ी किसने दी? उससे न रहा गया। मैंने? क्यों, क्या हुआ? मेरी 150 की साड़ी है, उसका क्या, कुछ गिरा लेगी। बहन ही तो है, कोई पराई तो नहीं। अम्मा तिनक कर बोली। अपनी या पराई की बात नहीं है, मैं तो साधारण सी बात कह रही थी। अलमारी में साड़ियाँ भरी पड़ी हैं, तुम्हें पहनाने को यही मिली। ओहो, तो क्या हो गया? खराब हो जाए तभी कह लेना। सुषमा ने जिद में सादी साड़ी ही पहनी, बाल भी ऐसे ही बेमन से संवार लिए। अम्मा के बहुत आग्रह करने पर भी वह नहीं मानी। तुम्हारी यह क्या आदत है, सब दिन चंगा, त्योहार के दिन नंगा। वे लोग क्या कहेंगे, एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहनी जाती तुमसे। तो अम्मा, कोई मुझे देखने आ रहे हैं? सुषमा का स्वर तिक्त था। अम्मा रुष्ट होकर चौके में चली गई। एकाग्रचित हो हरा धनिया काटती भौरी से उन्होंने पूछा, क्यों भौरी, तुम्हारी बीबी जी ऐसे ही रहती हैं? नहीं अम्मा जी, भौरी ने सीधेपन से कहा। खूब अच्छा पहनती ओढ़ती है। अभी नील भैया जी ने कई साड़ियाँ लाके दी हैं। और यह नील भैया कौन है? अम्मा की टोन से भौरी सकपका गई। कल जो आए थे माँ जी, आप मिली तो थी। क्या अक्सर आते हैं? भौरी ने उत्तर नहीं दिया।
क्यों, क्या काफी आते हैं? अम्मा ने बात दोहराई। नहीं, कभी कभी हाल चाल पूछने आ जाते हैं, भौरी ने कहा और अम्मा की नज़र बचा गई। अम्मा कुछ आगे न पूछे, इस भय से वह चौके से बाहर निकलकर हाथ धोने लगी। अम्मा सुषमा से जितना भी क्रुद्ध हों, सुषमा की सहेलियों के अकेलेपन ने उनको सुस्त होने में सहायता दी। अतिथियों के आने पर मीरा दी ही नीरू को लेकर बाहर गईं और उन्होंने ही वार्तालाप चालू रखा। उनके अनुभवी और गंभीर आचरण से अम्मा को काफी आश्वासन मिला। सुषमा अतिथियों को प्रणाम करके अंदर चली आई थी। वह और मीनाक्षी सारी खाद्य सामग्री ट्रे में सजा सजा कर बाहर भेजती रहीं। इस अवसर के लिए सुषमा ने कॉलेज के चपरासी को बुला लिया था। सुषमा के घर की सुरुचिपूर्ण सजावट, चलते फिरते कई नौकरों और नीरू का सलज्ज सौंदर्य, इन सब से आने वाले प्रभावित से लगे। पर नीरू बहुत घबराई हुई सी थी। बार बार प्रश्नों के पूछे जाने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अम्मा ने आंखों आंखों में उसे धमकाया भी। चाय पीते समय सुषमा और मीनाक्षी भी बाहर आईं और अम्मा ने बड़े गर्व से कहा, यह मेरी बड़ी बेटी है, यह सब इसका ही है। अपनी माँ की बात सुनकर सुषमा के होठों पर थकी सी मुस्कुराहट कांपी। यह संपदा कितनी सारहीन थी, कितनी खोखली। चाय के प्याले बनाकर सबको देते हुए उसे महसूस हुआ कि अम्मा, नीरू, सभी कोई अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर उसके छोटे सुखों में व्याघात डाल रही हैं। यहाँ इनका क्या प्रयोजन? जाड़े की इस सांझ में खुली खिड़की से आती शीतल शांतिप्रद पवन और कमरे में छाई सुगंध, यहाँ तो नील को होना चाहिए था। उसकी सशक्त बाहुओं के पाश में शिथिल पड़ी सुषमा की देह, नील के नरगिसी स्पर्श में डूबी हुई गोधूल का ऐसा उजाला जिसमें नाग नक्श का तीखापन ढक जाए। केवल होठों पर आ गई पूर्ण तुष्टि की मुस्कुराहट, पुतलियों में प्रतिबिंबित प्रकाश की एक हल्की किरण ही चमकती रहे। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर नीरू को चाय का प्याला पकड़ाया। कांपते हुए हाथों से नीरू ने उसे पकड़ना चाहा, पर सारी चाय उसकी साड़ी पर जा गिरी और प्याला फर्श पर गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। नीरू भीगी साड़ी पकड़े हुए उठ खड़ी हुई। अम्मा सन्न रह गईं। मीरा की नीरू को बाहर ले जाने पर उन्होंने हंसने का विफल प्रयास करते हुए कहा, लड़की बड़ी शर्मीली है, अपरिचितों के सामने घबरा जाती है। कमरे में संकोच भरा मौन छा गया। नीरू के इस फूहड़पन से अम्मा का मन खट्टा हो आया। खा पीकर अतिथि जब चलने लगे तो अम्मा ने उन लोगों के विचार जानने हेतु पूछा, आप लोगों ने क्या इरादा किया? यह जवाब हम कल देंगे, सुभाष की माँ ने कहा। अम्मा ने विह्वल हो उन लोगों की मुखमुद्रा से कुछ भापने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर हल्केपन से कहा, नीरू जैसी लड़कियां आपको कम ही मिलेंगी। सुंदरता के साथ स्मार्टनेस भी तो होनी चाहिए, सुभाष की भाभी ने तड़ाक से कहा। अम्मा को निराशा के गहरे गर्त में डाल वे लोग चले गए। उनका घुटता हुआ क्रोध सुषमा पर निकला। तुम्ही ने
साड़ी की बात पर कोहराम मचाकर नीरू का मूड खराब कर दिया। उन्होंने तुम्हें देखकर क्या सोचा होगा? हाथ कान खाली रद्दी सी साड़ी पहनकर बैठ गईं। अपना स्टैंडर्ड भी तो दिखाना था। ऐसे मौकों पर लोग मांग कर पहनते हैं, पर तुमने कुड़हन में जो था वह भी नहीं पहना। सुषमा भी खूब नाराज हो गई। तुमने मुझे बहुत सारा गहना गढ़ा दिया है ना, जो पहन लेती। तुमने तो पहन ली थी ना भारी सी जंजीर। बस देख लिया होगा उन लोगों ने। पर कहते कहते उसका गला भर आया और उसकी आंखें बड़े बड़े आंसुओं से भर उठीं। अम्मा 2 दिन से चुप उदास पड़ी हुई थीं। नीरू और सुषमा उनसे बचती रहती। अम्मा को नीरू पर बड़ा गर्व था। केवल लेन देन पर बात नहीं बनी, इसका दुख वह झेल नहीं पा रही थी। सुषमा दत्तचित्त कापियां जांच रही थी। अम्मा उठकर पास आ बैठी और बोली, तुमसे हमेशा कहा है कि नीरू की शादी का बंदोबस्त करना है। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरे पास आज 10,000 रुपए होते तो खट से नीरू की शादी हो जाती। सुषमा को अपने ही काम में लगे देखकर उन्होंने लंबी सांस ली। जाने कैसे पार लगेगी यह औलाद, कैसी फूटी तकदीर लेकर पैदा हुई है। सुषमा ने कॉपी का पृष्ठ पलटते हुए कहा, तुम दुखी ना हो अम्मा, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी होगी ही। अब नहीं तो 1 साल बाद। कुछ देर बाद अम्मा उसे समझाने की टोन में बोले, आखिर इतनी गृहस्थी फैलाने की जरूरत क्या है सुषमा? भौरी को निकाल दो और हॉस्टल के नौकरों से काम करवाओ। हॉस्टल में कुर्सी मेजें बने तो घर के लिए कुछ सामान बनवा लो। पलंग है, अलमारी, खाने की मेजें, सब देने के काम आएगा। इतनी जमीन बेकार पड़ी है, साग सब्जी लगवाओ। सुषमा ने कहा, अब यही तो सिखाओगी अम्मा? बहुत कुछ किया जिंदगी में, यह बेईमानी नहीं की। लगता है तुम्हारे बाल बच्चों की खातिर यह भी करना पड़ेगा। लो, मैंने ऐसी क्या बात कह दी कि काटने दौड़ी? जो सबको करते देखा कह दिया। दुनिया करती है, तुम ही बड़ी ईमानदार पैदा हुई हो। दुनिया क्या करती है यह मेरे सामने ना कहो अम्मा। सुषमा ने पट से कॉपी बंद कर दी। जरा अपने दिल के अंदर झांक कर देखो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मेरा आराम से रहना ही तुम्हें खटकता है। तुम शादी तय करो नीरू की, मैं अपने सारे गहने कपड़े उठाकर दे डालूंगी। यही तो तुम चाहती हो। अम्मा ने त्रस्त होकर कहा, कुछ सोच कर तो बोला करो सुषमा। क्या तुम मेरी औलाद नहीं हो? अपना दुख अपनों से ना कहूंगी तो किससे कहूंगी? वह आंचल के छोर से आंखें पोंछने लगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। यह दोनों भी अपने घर जाएं, सुख से रहें, अपने मन का खाएं, यही चाहती हूँ। सुषमा का सर अब भी कड़वा था।
अभी कौन दुख है? भूखी रहती हैं या तन ढकने को कपड़े नहीं हैं? मैं कुंवारी रह गई तो कौन सा आसमान फट पड़ा? इन दोनों की भी अगर शादी न हो सकी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें तो अम्मा का गला भर आया। कहने का हक है, कहो। तुम्हारे माँ बाप ऐसे निकले कि अपना फर्ज भी ना निभा सके। सुषमा वहां से उठ आई और खिन्नी सी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। अम्मा वहीं बैठी रोती रहीं। सुषमा को लगा उसने अम्मा से बहुत कटु बातें कह दी हैं। वह भी तो विवश हैं। यह बात नहीं कि उन्हें सुषमा से प्यार नहीं। वह जिन विविध चिंताओं से घिरी रहती हैं उन्हें किसी से तो कहेंगी ही। इस समय सुषमा से झिड़की खा क्या उन्हें अपने उस मृत पुत्र की याद न आ रही होगी जो सुषमा के बाद उत्पन्न हुआ था? सुषमा को लगा कि वह एक दलदल में फंसकर रह गई है। वह छटपटाती है, उबरना चाहती है, पर दिन प्रतिदिन डूबती ही जा रही है। उसने चाहा कि नीरू को बुलाकर डांटे कि वह क्यों बार बार खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है, जबकि उसे पता है कि ब्रजमोहन सामने रहता है। गहरे काले बाल पीठ पर फैलाए, रंगीन साड़ी पहने, खिड़की से झांकती नीरू का चित्र उसके आगे दौड़ गया। सुषमा ने बाल उमेट कर जूड़ा बनाया और पूरी शक्ति से कांटे खोसने लगी। कांटा त्वचा में चुभ उठा और इस आत्मपीड़न से उसे थोड़ा सा संतोष हुआ। तभी उसके कमरे का पर्दा हटाकर नीरू अंदर आई। जीजी, भौरी कह रही है कि बिना खाना खाए मत जाना। पर्दे को हाथ में पकड़े वह सुषमा को एकटक ताकने लगी। उसके दीर्घ कातर नेत्र, अनछुई सी त्वचा और वाणी के आग्रह के आगे सुषमा अवश हो आई। उसके हृदय में अचानक ही ममत्व का स्रोत उमड़ पड़ा। उसका मन हुआ कि नीरू को भींच कर सीने से लगा ले और समझाए कि तू क्यों दुखी होती है। तेरे सुख और भविष्य का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। मैं सब करूंगी। सुषमा ने उसकी ओर पीठ कर ली और कहा, तू जाकर खाना लगवा दे नीरू, मैं अभी आई। कॉलेज से सुषमा लौटी तब तक अम्मा शांत हो चुकी थीं। कपड़े बदलकर बाहर आने पर उन्होंने बड़े मृदु स्वर में कहा, तुम्हारे पीछे आज मीरा आई थी, बड़ी देर बैठी। अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद अम्मा ने बात उठाई। उस दिन तुम्हारे पास वह जो लड़का आया था, उससे क्या नीरू की शादी नहीं हो सकती? वह सुषमा के चेहरे पर आने वाले भावों को देखती रही। अभी उसकी शादी तो तय हुई नहीं है। मुझे क्या मालूम अम्मा? तुम पूछ कर तो देखो। मैं कैसे पूछ लूं? सुषमा की लंबी पलकों ने उसके नेत्रों में उमड़ आई पीड़ा ढांप ली। क्यों नील, मेरी बहन से शादी करोगे? अम्मा तुरंत कागज लेके बैठ गईं और कृष्णा मौसी को चिट्ठी लिखने लगी। लिफाफा चिपकाते हुए उन्होंने भौरी को पुकारा। सुषमा के आगे पुस्तक खुली थी, पर वह एक पंक्ति भी न पढ़ पाई थी। भौरी को चौके से निकलते देखकर उसने एकदम चौंक कर कहा, मुझे दे दो, मैं छुड़वा दूंगी। अम्मा से खत लेकर वह बाहर चली आई। अपने ऑफिस में आकर उसने कई बार खत को उल्टा पलटा और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर खिड़की के बाहर फेंक दिए। आज का अंक यहीं तक। इसे स्वयं सुने, अपने मित्रों को सुनाएं, मित्रों के साथ शेयर भी करें। पसंद आने पर लाइक करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने कमेंट्स हमें देते रहें ताकि आपके सुझाव हमें मिलते रहें। अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।